ये रहा आपका PGDCA 2020 का क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन AP। इनमें से कौन सी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि डी जो है हमेशा सेम रहती है। अब थोड़ा डिटेल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 सवाल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से आए हैं आउट ऑफ 50 सवाल। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP हिंदी में इसको कहते हैं समानांतर श्रेणी। इसकी खासियत ये होती है कि लगातार दो टर्म्स को अगर हम देखें तो उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है और इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, और डी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस सीरीज की बात करें पहली सीरीज की, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा 5। ये दो लगातार टर्म से हम निकाल सकते हैं, जैसे 8 - 3 5, 13 - 8 अगेन 5। चाहे कहीं से भी ले लो आप, दो लगातार टर्म्स होने चाहिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन रहेगा, और इसको हम कहते हैं डी। और इसका जो पहला टर्म होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे है 3। अगली सीरीज के लिए पहला टर्म है 5, ए की वैल्यू हमने 5 रख दी, पहले टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे डी अगर आप निकालना चाहते हो तो दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म 8 - 5 दैट इज 3, कहीं से भी निकाल लो आप, दो लगातार टर्म लेकर के। ऐसे ही थर्ड सीरीज में भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये सीरीज उल्टी रखी हुई, उल्टी सीरीज कह सकते हो आप इसको। यहाँ पे बड़ा टर्म पहले है, उसका अगला टर्म उससे छोटा, उसका अगला टर्म उससे भी छोटा, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू माइनस में जाएगी। आप किन्हीं भी दो टर्म से डी की वैल्यू यहाँ पे भी निकाल सकते हो, जैसे 17 - 21 माइनस का 4। ठीक है, कहीं से भी निकाल लो, चाहे इन दोनों टर्म से निकाल लो, चाहो तो इन दोनों टर्म से निकाल लो, कोई भी दो लगातार टर्म्स होने चाहिए। अब यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, एक एनवा पद निकालने के लिए, यानी कि एन टर्म निकालने के लिए। सपोज हमसे पहली सीरीज में वो कहते हैं फोर्थ टर्म निकालो, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। ओके, तो हम कह सकते हैं टी फोर्थ हमें निकालना है, और फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म हम निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फिक्स होती है हर किसी सीरीज के लिए, 3 है यहाँ पे, प्लस एन माइनस 1, एन मतलब फोर्थ टर्म निकालना तो 4 हो गया, एन माइनस कर देंगे 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो 5 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3 इंटू 5 15, तो ये हो गया 18th। और आप देख सकते हैं 18 ये रहा, तो ये एन वाला टर्म निकल गया। ठीक है, ऐसे ही एन टर्म्स का एडिशन पूछ सकता है आपसे, 5 टर्म्स का एडिशन बताओ क्या होगा, 10 टर्म का एडिशन बताओ क्या होगा। ठीक है, या ए या डी में से किसी की वैल्यू पूछ लेगा और सारे टर्म्स आपको दे देगा, या पर्टिकुलर टर्म दे देगा कि 10वां टर्म ये है, पहला ये दूसरा ये, आप डी की वैल्यू बताओ या ए की वैल्यू बताओ, ऐसे करके ए डी या फिर एनवा टर्म या एन टर्म्स का एडिशन, ये 4-5 टाइप के सवाल इस पर जनरली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला और होगा जिसकी हम बात कर रहे थे, और वो होगा आपका एन टर्म्स का एडिशन, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये होता है फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, यहाँ पे एन क्या है, जितने टर्म्स का आप एडिशन निकाल लो वो एन है। सपोज 10 टर्म का एडिशन पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू होगी 10, ए की वैल्यू आपको पता है पहला टर्म ए होता है, और डी की वैल्यू भी आपको पता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 4 टर्म्स का एडिशन निकाल सकते हो, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ऐसे में ऐसे निकालना चाहते हैं हम तो निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे 4 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, तो 3 इंटू 2 6, प्लस एन की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 1 3, और डी की वैल्यू क्या होगी 5। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे ये हो जाएगा एडिशन आपका 2 इंटू 15 प्लस 6 21, यानी कि 42। 4 टर्म्स का एडिशन जो है वो आपका 42 हो जाएगा। इस ढंग से आप बहुत ही आसानी से इस तरह के सवाल कर सकते हो। अब वापस आ गए पहले सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन AP, इनमें से कौन सी सीरीज AP में है। तो देखिए हमने बताया था कि डी एक जैसी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम डी निकालने की कोशिश करते हैं। 2 4 8 10, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। मतलब ये है कि डी जो है वो बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी सीरीज में देखते हैं, 2 5/2, तो देखिए 5/2 माइनस 2 मतलब 1/2। ऐसे ही 3 और माइनस 5/2 करते हैं, तो यहाँ पे भी 1/2, और ऐसे ही आगे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे डी की वैल्यू एक जैसी है, सेम है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये कि बी हमारा आंसर होगा। बाकी और सीरीज को भी आप चेक कर सकते हो। दूसरा सवाल देखते हैं, इफ थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो इनमें से सॉरी इस सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। तो
हमें पता है कि सीरीज का n टर्म निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। फोर्थ टर्म की बात की, सॉरी थर्ड टर्म की, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए टी थर्ड टर्म की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस ए क्या है मान लीजिए यहाँ पे नहीं पता, डी भी हमें नहीं पता, लेकिन n की वैल्यू हमें पता है क्या 3 माइनस 1 करेंगे इंटू डी हमें पता नहीं है। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए इसको आगे, और टी थर्ड की वैल्यू दी है क्या 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। पहली इक्वेशन ये हो गई। ऐसे ही 9 टर्म के लिए हम बनाएंगे, 9 टर्म की वैल्यू क्या है -8, तो -8 इज इक्वल टू ए प्लस n टर्म की बात हो रही है 10 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1 8, तो 8d। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। पहली और दूसरी इक्वेशन से हम ए और डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए इनके साइन बदल के इनको काट लेंगे हम, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस का 6d। ठीक है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू -2 निकल जाएगा। क्लियर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी में भी d की वैल्यू रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। इक्वेशन नंबर 1 है, d की वैल्यू रखिए, तो a प्लस और 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस का हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू d1 है 4, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8। यानी कि इसका पहला टर्म क्या है 8 है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल चुकी हैं हमें, a की वैल्यू आ गई है 8 और d की वैल्यू आ गई है -2। अब हमें एक टर्म दिया है जिसकी वैल्यू है 0, उसका पता लगाना है तो कौन सा टर्म है। तो वापस चलते हैं टर्म वाले फार्मूले में इसमें, और यहाँ पे n टर्म की जो वैल्यू है वो रख लेते हैं हम 0। तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें पता है 8 है। क्लियर, और n की तो हमें पता है ही नहीं, ऐसे रख देते हैं इसको। डी की वैल्यू क्या है -2, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -2n प्लस 2। क्लियर, यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी n इज इक्वल टू 5। अगर सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इस सिंप्लीफिकेशन को भी बता देंगे। क्लियर, 10 की वैल्यू 5 आ गई, मतलब वो फिफ्थ टर्म था जिसकी वैल्यू है 0। आप चाहो तो एक एक टर्म करके निकाल लो, या सीरीज की वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हो। अगर 8 उसका पहला टर्म था और डी की वैल्यू -2 है, तो 8 -2 करो, 6 दूसरा टर्म हो जाएगा, फिर -2 करो, फोर्थ होगा थर्ड टर्म, फिर -2 करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर -2 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर 0 कौन सा टर्म है फिफ्थ, 1 2 3 4 5। क्लियर। और देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7। तो 17 टर्म की वैल्यू जो है 17 की वैल्यू है 10 टर्म से ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है 7। क्लियर, ये चीज़ हमें दी हुई है। चलो फॉलोइंग इज कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो हमें पता है कि n टर्म की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि n इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 17 टर्म की बात की तो t 17 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1, मतलब n 17 के लिए लेंगे तो चलिए अगली क्वेश्चन रख देते हैं अगले स्टेप में। और डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, n की वैल्यू हमें पता है तो हम रख देते हैं ए प्लस n माइनस 1, मतलब 17 माइनस 1 16 डी हो जाएगा ये। क्लियर है, और ये हमारा 17th टर्म है। ऐसे ही हम 10th टर्म की बात कर सकते हैं, तो 10th टर्म हमारा ये ऐसे लिखेंगे हम, और a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9 और d हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह लो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। अब इन दोनों को साथ साथ रख के अगर हम माइनस करके काट के d की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं कर लेते हैं। तो माइनस करके ये तो कट जाएगा, अब बचा क्या हमारे पास बचा 7d इज इक्वल टू t 17th माइनस t 10th। क्लियर, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया है 7, तो 7 रख देते हैं इज इक्वल टू 7d। इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, d इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्लियर है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब डी की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 11th टर्म इज 75।
तो पहली सीरीज सपोज ए है, दूसरी सीरीज बी है, तो इसका 11 टर्म हम कह सकते हैं 11 ए हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए प्लस यानी कि A1, क्योंकि इसके लिए ए की वैल्यू तो डिफरेंट ही रहेगी, तो इसको हमने कहा A1 प्लस n-1, n है यहाँ पे 11, तो 11-1 इंटू डी। क्लियर। आगे हम इसको लिख सकते हैं कि T11A इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है हमारे पास। उसके बाद दूसरी सीरीज के लिए 11 टर्म की वैल्यू हमने क्या दी, 11B। T11B इज इक्वल टू, इसके लिए ए की वैल्यू A2 हो जाएगी, प्लस 11 टर्म की बात हो रही इसलिए 10D यहाँ पे भी बनेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से आप निकालने की कोशिश करिए, माइनस करिए, साइन बदल के, जैसे ही हम कट करने की कोशिश करेंगे ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बचेगा A1 माइनस A2 और इधर T11A माइनस T11B। क्लियर। तो ये चीज़ हमें मिली है यहाँ से। ओके, अब हम 101वें टर्म की तरफ चलते हैं। तो 101वें टर्म इसका क्या होगा, T101A ओके इज इक्वल टू A1 प्लस 101 माइनस 1 कितना हो गया, 100, तो 100D हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरी सीरीज का 101वां टर्म होगा, वो क्या होगा, T101B इज इक्वल टू A2 प्लस 100D। अगेन माइनस करेंगे, यानी कि साइन बदलेंगे और उनको काटने की कोशिश करेंगे, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू T101A माइनस T101D। लेकिन A1 A2 की वैल्यू तो हमारे पास ये है, कितनी दी थी, ये वैल्यू दी थी हमें T11A माइनस T11B, ये थी 75। ठीक है, तो A1 A2 की ये वैल्यू बनी, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं 75। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि 101 में टर्म जो है इनके, उनके बीच का डिफरेंस भी 75 होगा। क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आया, 75। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। हमने काफी डिटेल में आपको ये सारे सवाल अब तक समझाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, लेट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, पहले 15 टर्म्स का जो सम है वो 390 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 5। तो ए इज गिवन 5 एंड इज गिवन 15। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन 6th एंड 5th टर्म ऑफ द एपी। 6th और 5th टर्म के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ एन टर्म्स, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, तो ये हो जाएगा 15/2। Sn हमें दिया है 390 इज इक्वल टू सॉरी इंटू 2a, एक वैल्यू दी है 5 इंटू 2 10 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1 14, तो यहाँ हो जाएगा 14। डी की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिलेगी तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 780 इज इक्वल टू 15 टू 10 प्लस 14 डी। 15 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 5 75 और 302। ओके, और उसके बाद बचेगा 10 प्लस 14 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3। डी इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू आ चुकी है, दो 6 टर्म हम निकाल लेंगे। तो T6 क्या हो जाएगा भाई, T6 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे फिर से, और 6 टर्म निकल जाएगा, दैट इज a की वैल्यू है 5 प्लस 6 टर्म की बात हो रही तो n6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 यानी कि 5d। डी की वैल्यू कितनी है 3, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 20। क्लियर। तो T6 यानी कि 6 टर्म कितना है 20, और 5th टर्म कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू है 3, 20 माइनस 3 यानी कि 17। आप ऐसे भी निकाल सकते हो चाहो तो इस फॉर्मूला में रख के, फिर भी 5वां टर्म आप निकाल सकते हो, 17 हो जाएगा ये। ठीक, आप क्या पूछा हमसे, जो द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन 6th एंड 5th टर्म ऑफ दिस एपी। अब देखिए यहाँ तक जाने की जरूरत भी आपको नहीं थी, डी निकलते ही आपका आंसर आ गया था, क्योंकि लगातार टर्म्स की बात कर रहा है, 6th और 5th टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ही होगा। तो 3 आपका आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये कोई एपी दी हुई है 9 17 25 मस्ट बी टेकन विच गिव्स ए सम ऑफ 636। मतलब सम दिया है और एन की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो एडिशन का फॉर्मूला हमारे पास है ये, यहाँ पे हम एन टर्म्स का एडिशन निकाल लेते हैं, और ये एडिशन हमें दिया है 636, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं 636 इज इक्वल टू, एन की बात हो रही है, निकालना है एन, तो एन को एज इट इज छोड़ देंगे, एन अपॉन 2 कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा
2 इंटू पहला टर्म क्या है 9, तो ये हो जाएगा 18 प्लस n का पता ही नहीं है तो n-1 ऐसे रहेगा। और यहाँ पे d की वैल्यू क्या है देखिए 17 माइनस 9 यानी कि 8। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ले आएंगे इसको 6 2 जा 12, 36 2 जा 72, ये हो जाएगा 12 72 इज इक्वल टू n इंटू दिस 18 प्लस 8 n माइनस 8। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका n इंटू 8 n प्लस 10, आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और यहाँ दिया हुआ है 1272। अब आप देखिए यहाँ पे 2 सब जगह कॉमन आ गया तो 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, और ऐसा करके या 2 से डिवाइड करके हम इसको इस फॉर्म में बदल लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 636 आ जाएगा इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। क्लियर। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी, प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में कर लेते हैं, माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कॉमन आया 4n, यहाँ पे n माइनस 12 प्लस यहाँ पे 53 हम कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 12 यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। तो ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ गई देखिए, तो ये हो जाएगा n माइनस 12 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में चला जाएगा 4n प्लस 53। यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल चुकी है और ये मिलेगी n इज इक्वल टू 12। तो ये 12 टर्म्स होंगे जिनका एडिशन 636 होगा। तो n की वैल्यू 12 आ गई है और ये ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। Now the question number 7, the sum of rupees 700 is to be used to give cash prizes to 7 students of a school for their overall academic performance. Let each prize is rupees 20 less than its preceding prize. Which of the following is the difference between first and last prize? ठीक है, तो अगर पहले वाले का प्राइस मान लें हम तो x रुपीज़ है, तो इसके बाद वाले का कितना हो जाएगा x माइनस 20, उसके बाद वाले होगा x माइनस 40, उसके बाद वाले का होगा x माइनस 60 और उसके बाद वाले का होगा x माइनस 80। 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद वाले का होगा x माइनस 100 और लास्ट वाले का होगा x माइनस 120। इन सबको आप ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू कितनी है 700, इक्वल कर देते हैं 700। क्लियर। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 7 तो ये x हो गए, एक x ये एक ये ऐसे करके, और 20 प्लस इन सबको ऐड करेंगे तो 420 हो जाएगा इज इक्वल टू 700। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल गई, x इज इक्वल टू 160, यानी कि पहले वाले को 160 मिलेंगे, उसके बाद वाले को 140 मिलेंगे, 20 रुपये कम, उसके बाद वाले को 120, उसके बाद वाले को 100, उसके बाद वाले को 80 और उसके बाद वाले को 60, कितने बच्चे हैं, और उसके बाद वाले को 40 रुपीज़। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट प्राइस जिसको सबसे ज़्यादा मिला था 160 और सबसे कम क्या मिला किसको 40, तो फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 120। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच आर द फॉलोइंग टर्म ऑफ AP 121 117 113 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सॉरी। तो ये देखिए घटती हुई सीरीज है, तो इसका पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा ये पता करना है। अब इसमें थोड़ा सा तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि पहला ऑप्शन मान लिया हमने सही है और 32 टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं फिर, ठीक है। अगर ये सही है तो इसकी वैल्यू निकाल के आंसर हमें मिल जाना चाहिए। चलिए t 32 पता करना है हमें, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालेंगे तो a की वैल्यू क्या है 121। क्लियर। प्लस n माइनस 1 n की वैल्यू क्या है 32 माइनस 1 यानी कि 31 इंटू डी हो जाएगा ये, और डी की वैल्यू भी आपको पता है। क्लियर। तो डी को हटा देते हैं सीधे, चलिए अगले टर्म में रखते हैं, अगले इसमें स्टेप में 121 प्लस 31 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 117 माइनस 121 यानी कि माइनस 4। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिला 121 माइनस 31 इंटू 4 124 यानी कि -3। -3 के बाद जो टर्म होगा, देखिए -3 जो है वो है 32वां टर्म, उससे पहले +4 करिए तो ये हो जाएगा 1। पहला टर्म क्या होगा उसका, इससे पहले का टर्म 1 होगा, उससे पहले का टर्म कितना हो जाएगा 1 प्लस डी की वैल्यू क्या थी -3, ओके सॉरी
डी की वैल्यू थी 4, तो 1 + 4 5th, 5 होगा उसका अगला टर्म, फिर 9 होगा, फिर 13 होगा, ऐसे करके टर्म इसके चलते रहेंगे इस तरफ को। और यहाँ पे पहला टर्म 121 दिया, उसके बाद का 117 दिया, ऐसे करके पूरी सीरीज हमें ये मिल गई है। और हमसे पहला ही नेगेटिव टर्म पूछा है जिसकी वैल्यू कितनी है -3, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, 32वां ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया है, कई बार ऑप्शन से बड़ी आसानी से आंसर वेरीफाई किया जा सकता है। 9th सवाल देखिए, लेट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ आर सिमिलर ट्राइंगल्स and their areas are 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively. If EF is equal to 11 centimeter, then BC is equal to how much centimeter? अब देखिए दो ट्राइंगल्स हमें दिए हैं ABC, ये दिया है ABC, और एक और इसके जैसा ट्राइंगल है DE एंड F, इसकी वैल्यू दी है EF की 11 और BC की वैल्यू हमें पता करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। दोनों के एरियाज हमें दिए हुए हैं, एक का 64 दिया हुआ है, तो हम रख देते हैं 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, क्योंकि BC का हमें पता नहीं है कितनी वैल्यू है, तो इसे एज इट इज रखेंगे। BC स्क्वायर अपॉन EF की वैल्यू रख देते हैं 11, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे सीधे कट कर दें, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर है, कट जाएंगे आपस में, तो हमें BC स्क्वायर मिल गया है इज इक्वल टू 64। यहाँ से दोनों का रूट निकालेंगे तो BC की वैल्यू हो जाएगी 8, और ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ भी हमने थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दिया है, इसको लॉन्ग कट में आप चाहो तो कर सकते हो खुद बहुत। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, लेट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट C। ये है ABC, C ये है, ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज ट्रू, तो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी ट्रू है। अब ये देखिए आइसोसेलेस कहा है इसने, तो थोड़ा सा फिगर सही कर लेते हैं। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर, ठीक, तो ऑलमोस्ट ये पोजीशन बनेगी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये C है 90 डिग्री का एंगल, और ये साइड बराबर है, क्योंकि ये आइसोसेलेस कह रहा है इसको, ठीक। अब ये होगी साइड AB, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या है, AC इज इक्वल टू BC, तो AC इज इक्वल टू BC लिखने कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। BC को भी हम AC लिख सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा AC स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर, और ये पोजिशन हमें कहीं मिल रही है क्या, यस, ऑप्शन बी में हमें ये मिल रही है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें दिया क्या है, 2.72 2.72 52 52 5, ऐसे करके ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जैसे यहाँ पे 52 फिर 52 फिर 52, ऐसे करके ये चलता चला जा रहा है, 52 52 होकर के रिपीट हो रहा है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर, अगर ये टर्मिनेट हो जाता तब भी ये रेशनल नंबर होता, लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तब ये इरेशनल हो जाता। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर n फॉर n एज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देखिए, 3 की पावर अगर हम रखते हैं 1 तो इसकी वैल्यू क्या आती है 3, 3 की पावर रखते हैं 2 तो वैल्यू क्या आती है 9, 3 की पावर रखते हैं 3 तो वैल्यू क्या आती है 27, तो यूनिट प्लेस पे 7, यूनिट प्लेस पे 9, यूनिट प्लेस पे 3, फिर 3 की पावर 4 रख दें अगर हम, जस्ट मोमेंट इधर लिख देते हैं, 3 की पावर 4 अगर हमने लिखा 4 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 81, यूनिट प्लेस पे 1, फिर 3 की पावर हमने लिखी 5 तो 243, यूनिट प्लेस पे 3, ऐसे ही 3 की पावर 6 अगर हम लिख दें तो हमारा 729 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 9, फिर से अगर 3 की पावर हम लिख दें 7 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2187, फिर से यूनिट प्लेस पे 7, और अगर हम 8 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है 6561 यूनिट प्लेस पे 1, तो आपने देखा 3971 और फिर से 3971, यही टर्म चलता रहेगा, यही क्रम, यही ऑर्डर चलता रहेगा। आप 3 की चाहे जितनी पावर ले लें, जब भी 3 की पावर 6 होगी, ठीक है, तो 9 हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा, ठीक। और इसकी पावर को आप 4 से डिवाइड करके आसानी से पता लगा सकते हो, चाहे 3 की पावर आपको जितनी दी हो, 3 की पावर 20 दे दी हो, यहाँ पे यूनिट प्लेस को आप पता लगा सकते हो 4 से डिवाइड करके कि आपका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आने वाला है। तो ये क्या कह रहा है हमसे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट में से क्या नहीं हो सकती? देखिए 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है। 3 9 7 1 हो सकता है। 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 5 नहीं हो सकता, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल की पहचान ये है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट डिग्री एक्स की 1 कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे तो 1 है, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू, डिग्री सॉरी, पावर। और यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है? रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसे आप कह सकते हो एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 और साथ साथ 1 भी है। तो हमारा लीनियर पोलिनोमियल में से कौन सा हुआ? पहला वाला पोलिनोमियल, सॉरी। 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल की पहचान ये होती है कि एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? एक्स। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे प्लस में है, 2 है, तो ये तो आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी प्लस है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, सॉरी नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। तो ये कितनी है? ये हाफ हो जाएगी, तो ये इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, यही आपका आंसर बनेगा। 2 कंडीशन होती है इसमें, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो वेरिएबल है उसकी पावर एक तो नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, और दूसरा इसकी पावर ना कभी भी रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब p/q के रूप में नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे q 0 ना हो। ओके, तो इस फॉर्म में अगर कोई पावर, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे इसकी पावर 1/2 आ रही है, इसका मतलब ये रेशनल फॉर्म में आ रही है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा।